प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारी ऑनलाइन क्लास की परिचर्चा का विषय रहेगा आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। ठीक है, आइए रिचर्ड्स का जो मूल्य सिद्धांत है इसे संवेगों के संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अगर संवेगों के संतुलन का सिद्धांत पूछा जाए तब भी मूल्य सिद्धांत की ही बात हो रही है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। नई समीक्षा के प्रवर्तक रिचर्ड्स ने साहित्य की मनोवैज्ञानिक विवेचना द्वारा पाश्चात्य समीक्षा को एक नूतन दृष्टि प्रदान की है। ठीक है, आइए रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या था? आइवरी आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। कई जगह आपको ये आइवर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आइवर भी आप कह सकते हैं और आइवरी भी। इनका जो जन्म और मृत्यु के विषय में हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म है 26 जनवरी 1893 ईस्वी को इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी वह 7 सितंबर 1979 ईस्वी को कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई। देखिए, वैसे तो रिचर्ड्स की बहुत सारी कृतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी जो मुख्य प्रसिद्ध जो रचनाएं या कृतियाँ रही उन्हीं पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो इनकी जो कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द मीनिंग ऑफ मीनिंग जो है सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार से अगली जो उनकी कृति है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और जो उनकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो सन 1929 ईस्वी में, और साइंस एंड पोइट्री जो है सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनकी हमने यहाँ पर परिचर्चा की, और किस सन में वो लिखी गई थी वो भी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि आइए रिचर्ड्स अंग्रेजी आलोचना साहित्य के मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, वहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन किया। इसी कारण से इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, क्योंकि मनोविज्ञान में इन्होंने महारत हासिल की थी। ये मूलतः अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रकांड पंडित थे। बाद में ये अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र से आलोचना जगत में आए। रिचर्ड्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक उन्नति के कारण साहित्य का अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति होती है तो साहित्य का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है उसका। यह स्थिति समाज के लिए बड़ी घातक। ठीक है, ऐसा रिचर्ड्स ने सोचा। और फिर क्या कहते हैं रिचर्ड्स कि भौतिक साधनों की समृद्धि के कारण कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब वो कहते हैं कि मूल्य विघटन युग में कविता अनिवार्य है। ठीक है, कि जब मूल्यों का विघटन हो रहा हो समाज में तो उस समय कविता जो है वो हमारे लिए अनिवार्य बन जाती है। तो यहाँ रिचर्ड्स कहते हैं कि कविता के सहारे मानसिक व्यवस्था बनाई जा सकती है और काव्य से समाज में मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। ऐसा रिचर्ड्स मानते थे कि जब मूल्यों का विघटन हो रहा हो तो कविता उस समय अनिवार्य बन जाती है, क्योंकि कविता के सहारे ही जो मानसिक व्यवस्था है, जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो रिचर्ड्स ऐसा मानते हैं कि कविता के सहारे उसका मानसिक जो संतुलन है वो बनाया जा सकता है, और काव्य से समाज में मानसिक संतुलन, ठीक है, बनाया जा सकता है। इसी कारण से रिचर्ड्स जो है वो मूल्यों के विघटन वाले समाज में कविता को अनिवार्य मानते थे। ऐसा मानते थे वो कि कविता उस समय समाज के लिए अनिवार्य बन जाती है। तो कविता की चर्चा उन्होंने की। इसके साथ साथ रिचर्ड्स जो हैं उन्होंने राग पर भी अपना कुछ मत दिया। तो उस पर हम देखते हैं कि राग का रिचर्ड्स ने क्या अर्थ दिया है। राग शब्द का अर्थ होता है मन का झुकाव। ठीक है, जब किसी की तरफ हमारा मन का झुकाव हो जाता है, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रिय वस्तु के प्रति मन में होने वाला जो भाव है वही राग है। और मानव मन में परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के राग या भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं रागों या भावों की अव्यवस्था के कारण मानव मन चिंतित एवं व्यथित रहता है। ठीक है,
तो आइए रिचर्ड्स के अनुसार कि इन्हीं राग जनित संवेगों में संतुलन स्थापित करना ही कविता का क्या होता है, उद्देश्य होता है। देखिए मानव मन में तो पता नहीं कितने भाव चलते रहते हैं, हर पल जो है भाव बदलते भी रहते हैं। तो इस प्रकार से रिचर्ड्स कहते हैं कि जो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और जब वो भाव अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित और संतुलन करने का कार्य जो होता है वो केवल और केवल काव्य करता है। तो यही कविता का उद्देश्य भी उन्होंने माना है कि काव्य मूल्य उसके मन को प्रभावित करने वाली क्षमता पर आश्रित है। जो कविता पाठक को जितना अधिक प्रभावित कर पाएगी वह उतनी ही श्रेष्ठ कही जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कृति जो है वो जितना भी पाठक को प्रभावित कर पाएगी वो उतनी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन यही है, ठीक है। यहाँ वो प्रयोजन की बात करते हैं कि भाई काव्य लिखने के पीछे क्या प्रयोजन होता है कवि का। तो वो कहता है कि काव्य के का प्रयोजन यही है कि वह मानव मन में जो रागात्मक पक्ष है उसको व्यवस्थित करे, ठीक है। रागात्मक पक्ष के विषय में हमने जान ही लिया है, राग या भाव जो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। तो वो कहता है कि जो रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित करे, संतुलित करे, यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है, यानी काव्य जो है कि या कविता जो है व्यक्ति के मन में जो भी रागात्मक पक्ष हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यदि कविता उनको व्यवस्थित करती है, संतुलित करती है, तब तो वह कविता महत्वपूर्ण है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो यह रिचर्ड्स कहते हैं कि वह कविता जो है वो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये प्रयोजन माना है रिचर्ड्स ने काव्य का। रिचर्ड्स के अनुसार मानव मन असंख्य संवेगों का तंत्र है। संवेग, आवेग, भाव एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ रिचर्ड्स कहते हैं कि मानव मन में असंख्य संवेगों का तंत्र है। जब इन आवेगों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उनका संतुलन भंग हो जाता है, ठीक है, जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि जब उनका संतुलन भंग हो जाता है तो समतोलन लाने के लिए ज़रूरी है कि मानव मन के जो संवेग हैं उनको व्यवस्थित होकर एक स्वर करना होता है, ठीक है। यानी उस जो समतोलन भंग हो जाता है उसको, समतोलन को क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। मानव मन में यह असमतोलन और समतोलन बराबर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का हमेशा ही संतुलन बना रहे, संतुलन व्यक्ति का बनता और बिगड़ता रहता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के राग मानव मन को प्रताड़ित करते रहते हैं, चाहे वह घर परिवार से संबंधित हो, चाहे वह समाज से संबंधित हो, या फिर वह धर्म से संबंधित हो, मानव मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। तो काव्य का यही उद्देश्य है कि इन संवेगों में संतुलन स्थापित करे। अपन इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि व्यक्ति का मन बहुत दुखी है, किसी कारण से वह उसके मन के भाव जो हैं वो बहुत विचलित हो गए हैं, तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है, किसी कृति को पढ़ने लग जाता है और उस कृति में इतना डूब जाता है, किसी काव्य को पढ़ने लगता है तो उसमें इतना वह डूब जाता है कि उसे अपना स्वयं का ही होश नहीं रहता है और उसकी उत्सुकता जो है उस काव्य को पढ़ने में बढ़ती चली जाती है। और इस प्रकार से जो उसके मन के भाव जो अव्यवस्थित हो जाते हैं वो फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से रिचर्ड्स का मत था। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसा अनुभूति का संचरण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य लाने से होती हैं, जिससे कि पाठक को विश्रांति प्राप्त हो, अर्थात पाठक जो है उसको शांति प्राप्त हो। तो यहाँ रिचर्ड्स के कहने का मतलब क्या है कि भाई कला का वास्तविक मूल्य तो इसी बात में है कि उसके मन में चाहे विरोधी भाव आ रहे हैं, ठीक है, तो कहता है विरोधी भाव हो, चाहे उसके जो भाव हैं वो उसकी प्रवृत्ति मूलक हों, कहता है चाहे निवृत्ति मूलक हो या प्रवृत्ति मूलक, जैसे भी भाव उसके अंदर हों, उन भावों को संतुलित करके जब काव्य जो है पाठक को विश्रांति या शांति प्रदान कर देता है तो यही उसका वास्तविक मूल्य होता है काव्य का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे जो है रिचर्ड्स ने संवेगों की चर्चा की है, संवेग, आवेग, भाव, ठीक है। तो यह रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है दो प्रकार से आवेग या संवेग होते रहते हैं, प्रवृत्ति मूलक
जो कि अनुकूल आकांक्षा या इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हमारी निवृत्ति मूलक जो प्रतिकूल इच्छाएं होती हैं उनके बारे में रिचर्ड्स यहाँ चर्चा करते हैं। तो प्रवृत्ति मूलक संवेगों में प्रेम, भूख, तृष्णा, करुणा, वासना आदि इच्छाएं समाहित होती हैं जो तृष्णा मूलक होती हैं, ठीक है, जिसकी व्यक्ति को विशेष रूप से तृष्णा उत्पन्न होती है, जीवन में उस चीज़ की उसे कमी महसूस होती है, तो यहाँ तृष्णा मूलक शब्द का प्रयोग किया गया है। निवृत्ति मूलक संवेगों में मन की विरक्ति कह सकते हैं हम, जब मन विरक्त हो जाता है, भय कह सकते हैं, द्वेष, घृणा, निर्वेद आदि इच्छाएं समाहित होती हैं जिनको हम वितृष्णा मूलक कहते हैं, ठीक है। कभी एक उद्वेग शांत हो जाता है, कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है, रिचर्ड्स कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर एक उद्वेग, ठीक है, एक उद्वेग है वो शांत हो जाता है, तो उस स्थिति में दूसरा जागृत भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही उसके मन में भाव आए, ठीक है, उद्वेग एक ही उद्वेग उत्पन्न हो और फिर दूसरे उत्पन्न ही ना हो। कहता हो सकता है कि एक उद्वेग तो शांत हो गया लेकिन तुरंत क्या है व्यक्ति के मन में दूसरा उद्वेग उत्पन्न हो गया, जागृत हो गया, ठीक है। तो दोनों प्रकार के उद्वेगों में परस्पर संघर्ष भी हो जाता है, ठीक है ना, कि एक उद्वेग को शांत करते समय दूसरा उद्वेग जो है वो जागृत हो जाता है और दोनों प्रकार के उद्वेगों में फिर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक उद्वेग की तो संतुष्टि हो जाती है लेकिन उसकी संतुष्टि करते समय जो दूसरा उद्वेग है उसको चोट पहुंचती है। तो ऐसे स्थिति में हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी ने कोई गलती कर दी है तो व्यक्ति अपनी उदारता के कारण जो उसका अपमान हुआ है, ठीक है, तो अपमान करने वाले व्यक्ति को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है, लेकिन मन में यह दुख तो बना रहेगा कि इसने हमारा अपमान किया, ठीक है। तो उसने माफ़ तो कर दिया, उसको क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहता है कि मन के किसी न किसी कोने में उसके मन में यह दुख हमेशा बना रहेगा कि उसने मेरा अपमान किया। तो यह स्थिति जो है परस्पर विरोधी उद्वेगों का संघर्ष कहलाती है। क्या समझे आप इससे, कि मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, ठीक है, आपने अपनी उदारता दिखाते हुए कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा है या बड़ा है, जैसे भी आपने अपने मन को समझाया और आपने कहा कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। इस तरह से आपने उसको माफ़ तो कर दिया, लेकिन कहता है आपके मन के किसी कोने में एक दुख रह गया, अब भी वो दुख बना हुआ है कि इसने हमारा अपमान किया। यह स्थिति जो होती है परस्पर विरोधी उद्वेगों को संघर्ष कहलाती है। आपने माफ़ भी कर दिया, आपने क्षमा भी किया उसको, लेकिन आपको उसके साथ साथ दुख भी है। तो क्षमा और दुख जो दोनों भाव जो आपके अंदर आए उनमें क्या हुआ, परस्पर विरोधी उद्वेगों का संघर्ष प्रारंभ हो गया। हम अपने उद्वेग को इस प्रकार शांत करें जिससे कि दूसरे प्रकार के उद्वेग को चोट न पहुँचे या हल्की चोट पहुँचे। तो यहाँ रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि यदि भले ही आप उसको माफ़ कर रहे हो, लेकिन माफ़ करते समय आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप या तो उसको पूरे मन से माफ़ कर दें, आपके मन के किसी कोने में ये दुख न रहे कि उसने मेरा अपमान किया, उस बात को आप पूर्ण रूप से भुलाने का प्रयत्न करें। लेकिन कहता है यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना हम अवश्य ध्यान रखें कि हम जब भी किसी एक उद्वेग को शांत कर रहे हैं तो दूसरे उद्वेग को चोट न पहुँचे या फिर बहुत कम चोट पहुँचे, जिससे आपका मन बहुत अधिक दुखी ना हो। यदि हमारे किसी उद्वेग की संतुष्टि न होने पर हमारी अन्य कई मांगें विक्षुब्ध हो उठती हैं तो हमारी ये मांगें भी महत्वपूर्ण होती हैं। कहता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उद्वेग की संतुष्टि न होने पर हमारी जो है कई मांगे जो हैं वो क्षुब्ध होती हैं, यानी हम दुखी हो जाते हैं। तो कहता है कि हमारी मन के अंदर जो उद्वेग या मांगे या इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, कहता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और कहता है इन्हीं उद्वेगों के आधार पर हमारे सामाजिक नैतिक नियमों का निर्धारण किया जाता है। सुचारू और शांतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के लिए यह नियम बनाया गया है कि समाज के लिए वही वस्तु अधिक उपयोगी है जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों की मांगों को बिना किसी पारस्परिक संघर्ष के अधिक से अधिक संतुष्ट करने में समर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि अधिक से अधिक जो है व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं, तो वही क्या बताया है, अच्छा बताया है, महत्वपूर्ण बताया। अब आगे रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि आवेगों की विश्रांति में ही काव्य की महत्ता है।
यानी मनुष्य के मन के आवेगों को शांत करना ही काव्य का महत्व है, उसकी मूल्यता है। ये आवेगों में सामंजस्य पर आधारित सौंदर्य की अनुभूति मूल्यवान होती है। यानी आवेग जो हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करना, उनमें संतुलन स्थापित करना ही काव्य का सौंदर्य अनुभूति कहलाता है और वो मूल्यवान बनता है। काव्य कला को सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए कवि की मनोवैज्ञानिक अनुभूति के मूल्य की स्थापना सामाजिक दृष्टि से हितकारी होनी चाहिए। कहता है कि जो भी हम करें वो समाज के लिए क्या होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। काव्य में भाव उत्तेजक भाषा का विशिष्ट प्रयोग से उसके भीतर का जो परस्पर विरोधी आवेग जो होते हैं, कहता है विरोधी आवेगों का सामंजस्य यथावत बना रहता है और उसमें मूल्यवान सौंदर्य अनुभूति की जाती है। यही मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य है। यहाँ पर रिचर्ड्स जो हैं मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य बता रहे हैं कि काव्य में भाव उत्तेजक भाषा के विशिष्ट प्रयोग से उसके भीतर का परस्पर विरोधी आवेगों का सामंजस्य बना रहता है, ठीक है, और उसमें मूल्यवान सौंदर्य अनुभूति की जाती है। तो यही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य कहलाता है। अब मूल्य की सामान्य परिभाषा क्या देंगे हम, ठीक है। अब हम मूल्य पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये लिखना पड़े कि मूल्य की परिभाषा क्या है, तो कैसे हम कि मूल्य का गुण धर्म क्या है। मूल्य किसी का वह धर्म या गुण है जिसमें उसकी रुचि निहित हो, अर्थात कोई भी वस्तु यदि हमें रुचिकर प्रतीत होती है या पसंद आती है तो वह हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो यही है कि इसी प्रकार से है कि कोई भी वस्तु हमें रुचिकर प्रतीत होती है या पसंद आती है तो वह हमारे लिए क्या बन जाती है, मूल्यवान, और हम उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न भी करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, रिचर्ड्स ने अपनी एक कृति थी उनकी प्रिंसिपल्स में काव्य की 3 परिभाषाएं दी हैं उन्होंने, कि काव्य की 3 परिभाषाएं किस प्रकार से दी हैं। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि जब उनके मूल्य सिद्धांत की आलोचना होती है तो वो आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि मूल्यवान वस्तु तो व्यक्ति के लिए बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन समाज में ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसके लिए तो बहुत मूल्यवान हो सकती हैं लेकिन समाज के लिए वो हितकर भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिचर्ड्स ने अपनी कृति प्रिंसिपल में मूल्य की 3 परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा में वो कहते हैं कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है, ठीक है। आप ध्यान से ये तीनों मूल्य जो हैं वो आपको, तीनों मूल्य की जो परिभाषा उन्होंने दी, ये 3 बातें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तभी आपको रिचर्ड्स का जो मूल्य सिद्धांत है वो समझ आएगा। और जब लास्ट में हम इसकी आलोचना में देखेंगे कि विद्वानों के द्वारा इसके सिद्धांत की क्या आलोचना की गई, तो वो भी इसी पर आधारित होगी, ठीक है, कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है वह मूल्यवान, ठीक है। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। तीसरी बात उन्होंने कही, ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा को कुंठित किए बिना इच्छा को संतुष्ट करती हो। तो इन परिभाषाओं का यही सार है कि जिस वस्तु से हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है वह सर्वाधिक मूल्यवान है। यानी व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि को ही सर्वोपरि मानते हैं यहाँ पर रिचर्ड्स। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इस परिभाषा की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इसका निष्कर्ष तो यही हुआ कि जो वस्तुएं इच्छा पूर्ति में साधक नहीं है वे मूल्यहीन है। भाई इच्छाओं की संतुष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पर रिचर्ड्स, तो देवेंद्र नाथ जी कहते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वस्तु इच्छा पूर्ति में साधक नहीं है वे मूल्यवान नहीं, ठीक है, वे मूल्यहीन हो गई। इस दृष्टि से अच्छी व बुरी इच्छाओं में तो कोई भेद ही नहीं रह जाता है। देवालय, ठीक है, एक व्यक्ति देवालय जाता है, मंदिर में जाता है अपनी आत्मिक शांति के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। दूसरा है वो उसकी इच्छा है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करे या अपने भावों को समर्पित कर दे और वहाँ पर वो शांति उसे प्राप्त होती है। इसी तरह से हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि वो मदिरालय में जाता है, ठीक है, उसे मदिरा पीकर ही आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देवेंद्र शर्मा जी के कहने का मतलब यही है कि फिर तो अच्छी और बुरी जो इच्छाएं उनमें कोई भेद ही नहीं रह जाता है। देवालय जाने वाले और मदिरालय जाने वाले का महत्व भी समान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मदिरालय जाने वाले की भी और देवालय जाने वाले की भी इच्छाओं की तो संतुष्टि हो रही है। तो इसका मतलब अच्छी और बुरी वस्तुओं में कोई भेद नहीं रह जाता है।
तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स जो में 3 जो परिभाषाएं दी हैं उनकी आलोचना इस प्रकार से हुई। आलोचना बहुत हुई है इसकी, लेकिन फिर भी ये जो संवेगों का संतुलन या मूल्य सिद्धांत हम कह सकते हैं, इसका बहुत महत्व है। इस प्रकार रिचर्ड्स की दृष्टि में नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है। ऐसा कौन कहते हैं? देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार यदि इन परिभाषाओं को देखें तो नैतिकता सिर्फ दुनियादारी रह जाती है रिचर्ड्स की दृष्टि में, और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतः व्यवस्था की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा कि मूल्य और मूल्य की अनुभूति में कोई अंतर ही नहीं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि मूल्य और मूल्य की अनुभूति में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्याय हैं। इसी आधार पर मूल्य सिद्धांत जो है वो प्रतिष्ठित है। रिचर्ड्स कहते हैं कि मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। हम नैतिक मूल्यों की तो अक्सर चर्चा करते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं आर्थिक मूल्य भी हो सकते हैं, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनीतिक व सांस्कृतिक मूल्य। यानी मूल्य जो है वो लगभग सभी में निर्धारित हैं, चाहे वह आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, और सांस्कृतिक मूल्य। तो कहता है कि मूल्य जो हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। रिचर्ड्स का जो मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत मानव मन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की मीमांसा करते हुए मानव मन को आवेगों का तंत्र मानते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मानव के मन जो हैं उनमें आवेग उठते रहते हैं, भाव उठते रहते हैं, आवेगों का तंत्र है वो। और कहते हैं कि आवेगों की उत्पत्ति कभी अवरुद्ध नहीं होती। यानी मन के जो भाव हैं, चाहे व्यक्ति बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक क्यों न पहुंच जाए, उसके मन के जो आवेग हैं वो कभी भी अवरुद्ध नहीं होते, यानी लगातार चलते रहते हैं। चेतन अवस्था जो होती है, आवेगों की उत्पत्ति सदैव चलती रहती है। भाई जब तक व्यक्ति की चेतन अवस्था रहेगी, यानी वह जीवित रहता है, तब तक जो है उसके जो भाव हैं वो चलते रहते हैं, उसके आवेग जो हैं वो निरंतर बने रहते हैं। रिचर्ड्स ने आवेग के 2 वर्ग बनाए। ठीक है, हम पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन वह थोड़ा सा इच्छाओं के बारे में समझाने के लिए यहाँ हम देखेंगे प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग और निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग, जिसमें प्रवृत्ति मूलक इच्छा जो है करुणा प्रेम से आधारित, और भय और जब द्वेष आता है तो वो क्या होते हैं? निवृत्ति मूलक। हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि भय व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखना भी अच्छा नहीं होता, तो इनको हम दूर कर, निवृत्ति मूलक यानी ये निवृत्त होना चाहिए इनका। ठीक है, प्रवृत्ति मूलक ये भाव व्यक्ति के अंदर रहने चाहिए। ऐसा रिचर्ड्स मानते हैं कि करुणा प्रेम जो है ये व्यक्ति के अंदर भाव सदैव रहने चाहिए, लेकिन निवृत्ति मूलक जो भाव हैं उनका निवृत्त होना चाहिए, उनको व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। रिचर्ड्स आवेगों में सामंजस्य को महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान बताते हैं, क्योंकि सामंजस्य में ही सौंदर्य अनुभूति की जा सकती है। रिचर्ड्स के अनुसार जो हमारे प्रवृत्ति मूलक आवेगों की संतुष्टि करता है वही हमारे लिए क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। यहाँ इन्होंने एक बात और की, आपने देखा अब तक उन्होंने क्या कहा कि हमारी इच्छाओं की संतुष्टि, लेकिन जब उसकी आलोचना होती है कि फिर मदिरालय और देवालय में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो दूसरी बात इन्होंने क्या कही यहाँ पे? प्रवृत्ति मूलक आवेगों की संतुष्टि करता है। प्रवृत्ति मूलक आवेग में जैसे उन्होंने करुणा प्रेम आदि भावों को लिया है, तो यहाँ फिर वो कहते हैं कि वही हमारे लिए मूल्यवान है। रिचर्ड्स कहते हैं कि परस्पर विरोधी आवेग संघर्षरत होकर एक दूसरे की संतुष्टि में बाधक बनकर एक दूसरे की निराशा का कारण बन जाते हैं, जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक है। कई बार ऐसा भी होता है कि परस्पर जो विरोधी आवेग होते हैं उनमें संघर्ष होता रहता है, जैसे कि प्रेम और घृणा में। ठीक है, कि एक व्यक्ति से हम प्रेम भी करते हैं लेकिन घृणा भी करते हैं उससे, तो यहाँ क्या हो गया? परस्पर विरोधी आवेग उत्पन्न हो गए, उनमें संघर्ष हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरे की संतुष्टि में बाधक बनकर एक दूसरे की निराशा का कारण बन रहे हैं, जो व्यक्ति और समाज के लिए क्या बन जाता है? वो हानिकारक। यदि ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो ये भाव जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। अतः परस्पर विरोधी आवेगों में सामंजस्य संतुलन आवश्यक है। रिचर्ड्स इस प्रकार का संतुलन और समन्वय कला का गुण मानते हैं। वह काव्य और भी महत्वपूर्ण व मूल्यवान है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिससे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं, यानी दुखी होती हैं।
रिचर्ड्स आवेगों की विश्रांति में काव्य की मूल्यता स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति के आवेगों को शांत कर दे, विश्रांत कर दे, कहता है कि वही काव्य की क्या होती है, मूल्यता होती है। रिचर्ड्स ने संतुलन के कार्य को सिनेस्थेसिस कहा है, ठीक है। उनका विचार है कि सिनेस्थेसिस जो है वो ताजगी देता है, थकान नहीं देता है, यानी व्यक्ति को हमेशा तरोताज़ा रखता है। अब जो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी हैं वो क्या कहते हैं कि इस दृष्टि से रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को सिनेस्थेसिस का सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, ठीक है। रिचर्ड्स मानते हैं कि कोई भी सामंजस्य हो, फिर वह क्षणिक ही क्यों न हो, उसमें हम सौंदर्य अनुभूति पाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वो क्या कहते हैं कि मूर्ख के संग रात, छैल संग एक घड़ी, कि मूर्ख व्यक्ति के संग रात भर रहने से, और कहता है छैल जो व्यक्ति यानी समझदार जो व्यक्ति है उसके संग एक घड़ी भी काफ़ी होती है। तो रिचर्ड्स इस प्रकार यानी वो सौंदर्य की अनुभूति हमें एक घड़ी में भी हो जाती है और मूर्ख के संग रात भर भी वो घड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, सौंदर्य अनुभूति। तो जो रिचर्ड्स हैं वो कला को एकांगी नहीं मानते। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह किस हद तक मानव मनोवेगों में संतुलन या सामंजस्य की व्यवस्था जो है उसको उत्पन्न करने में समर्थ है। इस दृष्टि से कला, सर्जना और काव्य मूल्यवान मानव क्रियाएं हैं। रिचर्ड्स के अनुसार कलाएं संप्रेषणात्मक जो हमारी क्रियाएं हैं, क्रियाओं का सर्वोत्तम रूप होती है। संप्रेषण एक दूसरे से बातचीत करने की, ठीक है। कवि की जो मनोवैज्ञानिक अनुभूति मूल्य की स्थापना जो स्वीकार की है, स्थापना काव्य में सामाजिक दृष्टि से हितकर एवं कल्याणकारी होनी चाहिए। इसके लिए भाव उत्तेजक भाषा वांछनीय है, ठीक है। इसके प्रयोग से भीतर का परस्पर विरोधी आवेगों का सामंजस्य ज्यों की त्यों अर्थात यथावत बना रहता है और उसमें मूल्यवान सौंदर्य अनुभव संभव हो पाता है। रिचर्ड्स की दृष्टि में यही मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य है। तो मूल्य सिद्धांत हमने यहाँ तक पढ़ा कि मूल्य सिद्धांत क्या है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात जो है वो यही है रिचर्ड्स की कि वही काव्य जो है वो मूल्यवान है जो व्यक्ति की किसी भी इच्छा को ठेस पहुँचाए बिना, ठीक है, उसकी अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करता हो, तो वह काव्य क्या है, सर्वोपरि। तो यही मूल्य सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ मूल्य जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसकी आलोचना क्या हुई वो अब हम देखेंगे। इसमें इनके सिद्धांत की मान्यताओं की घोर आलोचना हुई है। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत की जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है वह मूल्यवान है। अब कोई भी इच्छा से मतलब तो अच्छी और बुरी कोई भी इच्छा हो सकती है, ठीक है। यहाँ रिचर्ड्स ने अच्छी और बुरी में कोई भी अंतर नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है वह मूल्यवान है। इसकी आलोचना करते हुए आलोचकों ने जो आलोचना करते हुए जो कहा है उस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे कि इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य का एकमात्र आधार मान लेने पर नैतिकता या आचार की गति क्या हो सकती है, यह सहज कल्पनीय है। देखिए इन्होंने केवल और एक वाक्य में ही इसकी आलोचना की, लेकिन बहुत कुछ इस वाक्य में उन्होंने कह दिया कि इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य का एकमात्र आधार मान लेना, कि यदि इसे ही मूल्य मान लिया जाए, ठीक है, कि भाई इच्छाओं की संतुष्टि होनी चाहिए, तो व्यक्ति के अंदर तो अच्छी और बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर उन अच्छी और बुरी, अच्छी इच्छाओं की तो पूर्ति होती है तो समाज के लिए हितकर है, लेकिन यदि उसकी जो बुरी इच्छाएं उसमें उत्पन्न हो रही हैं, उनकी भी संतुष्टि हो रही है, तो वह समाज के लिए हितकर नहीं है। उस समय समाज में नैतिकता का क्या हाल होगा, किस प्रकार की गति होगी, यह हम सहज रूप से उसकी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाव जो हैं वो अच्छे जो भाव हैं वो पूरे हो सकते हैं। यदि किसी को मारने का भाव व्यक्ति के अंदर आ रहा है, यदि किसी को प्रताड़ित करने का भाव व्यक्ति के अंदर आ रहा है, यदि बहुत सारी ऐसी दमित वासनाएं व्यक्ति की जागृत हो गई कि वह किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता है, तो फिर वो इच्छाएं समाज के लिए हितकर कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विद्वानों ने उसके आलोचना की। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि रिचर्ड्स की मान्यता नैतिकता मात्र व्यवहार कुशलता का नाम है और आचार
संहिता जो है वो इष्ट सिद्धि का वह सामान्य व्यवस्था है जिसे किसी व्यक्ति या समाज ने लक्ष्य किया है, ठीक है, लक्ष्य नहीं यहाँ लब्ध किया है, ठीक है, का खंडन करते हुए कहा है कि इस मान्यता को सहज भाव से स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी मैंने इस थोड़ी देर पहले ही आपको ऊपर वाले जो इच्छाओं की संतुष्टि की बात हो रही थी उसमें मैंने बताया कि ये जो मूल्य सिद्धांत यदि हम समाज पर लागू करते हैं तो इस मूल्य सिद्धांत से हमारी नैतिकता का तो पतन होता ही होता है। इससे केवल व्यक्ति की जो इष्ट सिद्धि है यानी उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी तो प्राप्ति उसको सिद्धि हो रही है, लेकिन समाज में नैतिकता का इसमें बहुत ज़्यादा पतन होगा। समाज में इससे व्यवस्था फैलेगी। मन में तो मन में संवेगों का तो हो सकता है संतुलन बन जाए, लेकिन समाज में जो है वो संतुलन स्थापित नहीं होगा। इसलिए रिचर्ड्स की जो मान्यताएं हैं मूल्य सिद्धांत की, उसकी कड़ी आलोचना भी की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आई.ए. रिचर्ड्स का संवेगों का सिद्धांत जो है, मूल्य सिद्धांत जो है, उस पर परिचर्चा की। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली प्रत्येक जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और हमारे जो सिद्धांत हैं, ठीक है, हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो सिद्धांत हैं 10 के आसपास सिद्धांत हम आपको करवा चुके हैं। अब जो है आपके अभिजात्यवाद का सिद्धांत जो है, क्योंकि जो हमारे पाश्चात्य विद्वान थे उनके तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे हम जो अभिजात्यवाद का सिद्धांत है उस पर जल्द ही आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं उनके अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय।